अभी हम लोग ओम्स लॉ समझेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर दो पॉइंट है ए और बी, और बी से ए तक हम अगर बी से ए तक अगर हम चार्ज ला रहे हैं क्यू प्लस क्यू, और इसमें वर्क डब्लू करना पड़ रहा है, तो क्यू यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डब्लू करना पड़ा, तो 1 यूनिट चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा डब्लू बाई क्यू। और ए का अगर पोटेंशियल हम वी ए मान लेते हैं और बी का पोटेंशियल वी बी, और इसको हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं, इसको हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं, तो वी बी बराबर क्या हो जाएगा, वी बी बराबर जीरो। रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो ही ना होता है, हम लोग सीख चुके हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं। तो बी का पोटेंशियल जीरो हो गया क्योंकि बी पॉइंट को हम लोग रेफरेंस मान लिए। और सपोज वी ए का पोटेंशियल वी मान लेते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब पोटेंशियल एट ए इज़ वी और पोटेंशियल एट बी इज़ ज़ीरो। जीरो माने फाइनल माइनस इनिशियल, तो इक्वल टू हो जाएगा डब्लू बाई क्यू, तो भी हो जाएगा डब्लू बाई क्यू, ये हो गया। तो इसी तरह से हम लोग करते क्या है कि जब सेल को डिफाइन करते हैं तो सेल को बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, दो प्लेट लेते हैं और उसको केमिकल सॉल्यूशन में डुबाते हैं, जिससे कि एक पे प्लस चार्ज डेवलप होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो सपोज वी प्लेट जो है उसका पॉजिटिव प्लेट है, उसका पोटेंशियल वी प्लस मान लिए, और निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल वी माइनस मान लिए, और निगेटिव प्लेट को हम लोग रेफरेंस मान लिए। इसको क्या मान लिए, रेफरेंस। तो रेफरेंस जिसको मान लेते हैं उसका पोटेंशियल जीरो, और वी प्लस का पोटेंशियल मान लेते हैं वी, सपोज लेट मान लिए भी। तो जब सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको बड़ा से दिखाते हैं, और जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसको छोटा से दिखाते हैं, दोनों में एक एक तार जोड़ देते हैं, तो ये हो गया सेल। इसका पोटेंशियल हो गया वी, इसका हो गया जीरो, माने पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल वी और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल जीरो। अब इसी को जब हम लोग, जो सेल है, ये जो सेल हुआ, इस सेल को जब हम लोग रजिस्टर से जोड़ते हैं तो कुछ इस तरह से हम ऐड करते हैं, रजिस्टर से जोड़ते हैं। इसका वी, इसका जीरो, प्लस माइनस, इसका रेजिस्टेंस आर। तो होता क्या है कि ये चूंकि कंडक्टर है, ये वायर जो है वो कंडक्टर है, ये पूरा ये कंडक्टर है, और बीच में यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है। तो रजिस्टर का क्या मतलब होता है, ये लोग डिफाइन करेंगे रजिस्टर को। तो चूंकि कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, निगेटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा, चूंकि ये पॉजिटिव है तो निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसमें ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वो पॉजिटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगा। तो निगेटिव इधर फ्लो करेगा तो इसका अपोजिट पॉजिटिव फ्लो करेगा, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। और जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव मतलब इधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव इधर फ्लो करता है, हम लोग करंट का डायरेक्शन उधर ही मानते हैं। करंट होता क्या है कि एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, उसी को हम लोग करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट आई जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो जब आई करंट इधर फ्लो कर रहा है तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाना पड़ रहा है, जब आई करंट फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको लगाना पड़ रहा है भी। वही हम पूछे कि एक यूनिट करंट जब फ्लो कर रहा होगा, जैसे आई यूनिट करंट फ्लो कराने के लिए हमको वी यूनिट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो अगर हम पूछे कि एक यूनिट करंट फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए, तो वी बाई आई। और एक यूनिट इलेक्ट्रिक करंट या 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए जितना हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हो गया, 1 यूनिट करंट फ्लो कराने के लिए रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस हमको इतना चाहिए, तो इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आर बराबर हो गया वी बाई आई, आर बराबर वी बाई आई। और इसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। एक्चुअली ओम्स लॉ इज अ रिलेशन बिटवीन वी आई एंड आर, तो ये ओम्स लॉ हो गया। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर आई आर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, V बराबर
आई इंटू आर, अरेंज कर ओम्स लॉ हो गया। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस को हम डिफाइन किया है ना, इसके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर अगर अलग कर देंगे ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। क्योंकि टेम्परेचर जब चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग हो जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू, आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। उस केस में टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस का वैल्यू। वो क्यों होता है, इसका भी कारण है, क्योंकि हीट कर दीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा या घटा दीजिएगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन फ्लो इजीली करने लगेगा, माने रेजिस्टेंस कम जाता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। हम लोग अलग से रेजिस्टेंस पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, लेंथ बढ़ाने से क्या होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस का सब हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग को ओम्स लॉ पढ़ना था। ओम्स लॉ ये होता है कि V बराबर आई आर, ओम्स लॉ होता है V बराबर आई आर। अब हम लोग रेजिस्टेंस का अगर यूनिट का बात करें तो R बराबर हुआ V/I, तो रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट नीचे, चूंकि ऊपर में वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऊपर में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट और करंट का होता है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम लोग वोल्ट पर एम्पियर को साइंटिस्ट के नाम पर भी एक इसका यूनिट होता है ओम, OHM, ओम। इसका सिंबल होता है ऐसे, ओम का सिंबल ऐसे होता है। तो ये हो गया यूनिट, ये हो गया यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ लिख सकते हैं आप, यूनिट ऑफ आर, ओम या वोल्ट पर एम्पियर। ओम का सिंबल ऐसा होता है। हम लोग 1 ओम डिफाइन करेंगे अभी। तो 1 ओम, तो रेजिस्टेंस को 1 ओम कब कहेंगे, रेजिस्टेंस बराबर 1 ओम कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई करें और करंट कितना 1 एम्पियर, तभी ना 1 ओम यहाँ पर आएगा। रेजिस्टेंस को हमको 1 ओम लाना है, तो R बराबर होता है V/I। तो R1 लाने के लिए V1 और I1 चाहिए, दोनों 1 1 चाहिए। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए या 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे, अगर करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा हो, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे अगर सर्किट में करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस जो यूज हुआ है वो 1 ओम का हुआ है। अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखें कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर सर्किट में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता हो, या 1 एम्पियर फ्लो करंट फ्लो करे, तो रेजिस्टेंस जो सर्किट में यूज हुआ है वो 1 ओम का है, 1 ओम का है। बात समझना जरूरी है
कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी है, ये जो बैटरी है या सेल है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई करने पर सर्किट में अगर करंट जो है 1 एम्पियर फ्लो करता हो, 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इसका 1 वोल्ट अप्लाई करने पर, 1 वोल्ट अप्लाई करने पर अगर सर्किट में करंट 1 एम्पियर फ्लो करे तो रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे कि रेजिस्टेंस आपका 1 ओम है। यही तो है डिफिनीसन, अगर कहिए तो यही है ना। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर सर्किट में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करे तो रेजिस्टेंस जो सर्किट में यूज़ हुआ है वो 1 एम्पियर 1 ओम का होगा। अंग्रेजी में लिख सकते हैं आप, अंग्रेजी में लिख सकते हैं कि व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड in the circuit and 1 ampere current flows, then the resistance will be 1 ampere। ऐसा लिख सकते हैं। या आपको फॉर्मल डिफिनीशन अगर चाहिए तो आप हजारों जगह से देख करके लिख सकते हैं कि, है ना। लेकिन समझने के लिए यही है ना कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर सर्किट में, अगर देखिए ना, अगर हमको यहाँ पर लाना है 1 ओम, रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम लाना है, तो V और I क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 1 ओम। अभी जो R बराबर V/I ओम्स ला है, थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। तो at constant temperature, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो R का वैल्यू कांस्टेंट होगा किसी खास मेटल के लिए। जैसे हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाए हैं, वोल्टेज दिए, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, सेल लगाए, तो V 0, R करंट I फ्लो करेगा, तो R का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं तो किसी खास मटेरियल का ही होगा, जो रेजिस्टेंस है वो किसी खास मटेरियल का होगा और इसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। मटेरियल चेंज नहीं करेगा तो वही रहेगा R का वैल्यू। तो अगर हम लोग प्लॉट करें ग्राफ इसका, जैसे VY एक्सिस पे रखें और I को X एक्सिस पे रखें, तो अगर हम वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हैं, मैं 0 वोल्टेज अगर 0 रखते हैं तो करंट भी 0 होगा। वोल्टेज अगर रहेगा ही नहीं, सेल अगर रहेगा ही नहीं, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी बढ़ता जाएगा। ग्राफ कुछ ऐसा आता है, मतलब स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। अब हम इसका स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ VI कर्व हम लोग निकालना चाहते हैं। तो VI जो कर्व है, ये V है और I है, इसमें जो कर्व बना, कर्व यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना है, इसका स्लोप निकालना चाहते हैं। तो स्लोप अगर निकालते हैं तो क्या आता है, मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू, यहाँ तो 0 है और यहाँ I मान लीजिए और यहाँ पर V सपोज, तो इसका स्लोप हो जाएगा। स्लोप क्या होता है कि x में अगर 1 यूनिट चलते हैं तो y में कितना चलना पड़ता है। तो जब यहाँ से यहाँ चलने के लिए हमको x में कितना यूनिट चलना पड़ा है, x में चलना पड़ा है इतना और y में चलना पड़ा है इतना। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू I है और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू B है। तो स्लोप हो जाएगा, जैसे x में I चलना पड़ा, x में I चले हैं तो y में v चलना पड़ा। x में अगर 1 यूनिट चलते हैं तो y में चलना पड़ेगा v/i। तो स्लोप यही ना होता है कि x में अगर 1 यूनिट चलते हैं तो y में कितना चलना पड़ता है। स्लोप को हम m से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, दैट इज एम ऑफ दिस लाइन, ये जो हो जाएगा v/i।
तो स्लोप हो गया वी बाई आई। और यहाँ हम देखें तो वी बाई आई जो है वो रेजिस्टेंस भी है, वी बाई आई क्या है, रेजिस्टेंस भी है। तो स्लोप ऑफ हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स क्या, गिव्स रेजिस्टेंस, वी आई में वी क्या है, वी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ, और आई हो गया करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई हो गया। तो वी आई कर्व का जो स्लोप होता है, वी आई कर्व का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस देता है।